हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। ठीक है। और सब्जेक्ट है आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, ये है आपका फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ये आपका 50 नंबर का आता है, 50 नंबर का है। ठीक है। और बहुत बड़ा मतलब कि एरिया कवर करता है ये। और इसमें आपके टोटल 5 चैप्टर दिए गए हैं और सभी चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ने की। तो हम पहला ही चैप्टर आपका लेके आए हैं, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे और 5 चैप्टर हैं और सारे चैप्टर बड़े बड़े हैं। तो एक चैप्टर आपके कंप्लीट करने में दो आपके क्लास लगेंगे। तो आज हम जो लेके आए हैं आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है शैक्षिक प्रशासन। ठीक है। शैक्षिक प्रशासन, ये है आपका अध्याय फर्स्ट, जिसको हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका, इंग्लिश में देख लीजिए, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। हिंदी में इसको कहेंगे शैक्षिक, आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये आपका सब्जेक्ट है जो आपका 50 नंबर का आता है। और इसमें हमने पहला आपका सब्जेक्ट चैप्टर लिया है शैक्षिक प्रशासन। ठीक है, लेसन 1 है। तो इसको भी 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। और टोटल 5 आपके चैप्टर है, इनमें पहला है आपका। तो पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आपका जो नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ और विशेषताएं क्या, परिभाषाएं क्या होती हैं, ये देखना है आपको। ठीक है। और संस्थागत नियोजन के उद्देश्य क्या हैं और विद्यालय प्रबंधन क्या होता है, इसका अर्थ जानेंगे। फिर विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है। और विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, आपकी आवश्यकता और महत्व क्या है विद्यालय प्रबंधन का। और विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र मतलब कहाँ तक का एरिया क्या है उसका, कहाँ तक फैला होता है, उसका कार्य क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, ये जानेंगे। और आपकी विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, कैसे करते हैं, ये जानेंगे। ठीक है। इसमें ये सब इसका सब टॉपिक है, इसके अंतर्गत देखेंगे ये सब। उसके बाद भौतिक संसाधनों का प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, ये देखेंगे इसके अंतर्गत। और जो आपके विद्यालय होते हैं उनका कैसे, किस प्रकार का विद्यालय होता है। ठीक है, तो जितने भी प्रकार होते हैं तो वो देखेंगे। पहला आपका मध्यवर्ती हाल वाला विद्यालय भवन हो गया। दूसरा है मंडपाकार भवन। ठीक है, ये देखेंगे। ये तीसरा आपका आंतरिक मैदान वाले भवन। तो ये भवन के प्रकार हैं जिसको समझ लेंगे। और बाकी विद्यालय की साज सज्जा देखेंगे। शैक्षणिक उपकरण क्या होते हैं ये पूछता है, इसके अंतर्गत मानचित्र, मॉडल, चार्ट वगैरह आता है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। आपका 50% ले लिया गया है इस चैप्टर का। और नेक्स्ट वीडियो में 50% आ जाएगा आपका, तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल इसमें पाँच ही चैप्टर हैं, तो 10 वीडियो में ये पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका। और अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए। ये हमारा है टेलीग्राम लिंक, आपका है @DLED स्टडी क्लासेस। ठीक है, इस पर ऐड हो जाइए, आपके सारे ये नोट्स मिल जाएंगे, फ्री प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर शैक्षिक प्रशासन। ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और आपका पेपर का नाम है, सब्जेक्ट है आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए पहला इसमें का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषाएं दीजिए। मतलब कि जो संस्थागत द्वारा नियोजन और प्रबंधन होता है उसका अर्थ बताना है। तो आइए जानते हैं। तो संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ संस्थान धन गत धन नियोजन,
मतलब इसी को तोड़ दिया गया है, संस्थागत को संस्थान कर दिया गया है, प्लस गत प्लस नियोजन। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा संस्था अथवा समूह द्वारा निहित योजना, मतलब संस्था द्वारा बनाया गया योजना ही आपका क्या कहलाता है, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, और ये तो आपका था नियोजन का। ठीक है, ये संस्थागत नियोजन है, उसका अर्थ क्या होता है, संस्थागत और प्लस गत प्लस नियोजन। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा संस्था अथवा समूह द्वारा निहित योजना। ठीक है, ये आपका संस्थागत नियोजन का हो जाएगा। अब देखते हैं आपका प्रबंधन क्या है। प्रबंधन, इसका मतलब समझेंगे तो संसाधन का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन करना व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास। मतलब कि प्रबंधन क्या होता है आपका, जो संसाधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग करके समुचित आपका जो क्रिया करने के बाद लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्य को हम प्राप्त करने की प्रयास करते हैं, वो आपका प्रबंधन होता है। तो ये आपका प्रबंधन का रहा मतलब मीनिंग, और ये आपका नियोजन का था। ठीक है, ये नियोजन का था। तो अब हम इसको दोनों को एक ही में मिला के आपके संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का यहाँ से अर्थ निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर एक ही मिलाएंगे इसको तो कैसे कह सकते हैं, इस प्रकार संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, ठीक है, दोनों को मिला लिए हम, से हमारा तात्पर्य किसी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाकर उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना आपका कहलाता है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। ठीक है, अगर बस नियोजन का ही पूछता है तो आप लिख सकते हैं, और अलग से आपको प्रबंधन का भी पूछेगा तो मीनिंग आपको बताया गया है, और एक ही में पूछेगा तो ये आपकी पूरी यहाँ से मीनिंग यहाँ तक आपकी हो जाएगी। ठीक है, मतलब अर्थ और परिभाषा आपका हो जाएगा। अगर किसी के कोटेशन के अनुसार देखना चाहेंगे तो श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार ये क्या कहते हैं, संस्थागत नियोजन एक विशिष्ट योजना है जो किसी संस्था के हितों को साधन एवं उसके सम्यक विकास के लिए बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इससे समाज व राष्ट्र को प्रगति की दिशा प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये होता है कि संस्थागत नियोजन एक विशिष्ट योजना होती है जो सबके हितों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो समाज या राष्ट्र होता है उसको प्रगति मिलती है। ठीक है, दिशा मिलता है प्रगति का। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर अब जो नियोजन है उसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि अलग से पूछ लेगा आपका, संस्थागत नियोजन के उद्देश्य बताइए। अर्थ आपने देखा, उसके बाद उद्देश्य क्या होते हैं इसका। तो पहला उद्देश्य देखिए, प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में उत्तम परिणामों की उपलब्धि। मतलब कि हम नियोजन तो योजना कह सकते हैं, योजना का मतलब है, तो हम योजना बना के हम क्या कर सकते हैं, समाज में उत्तम परिणाम की उपलब्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो आप क्या करिए, पहले उसको नियोजन बनाइए, योजना बनाइए, उसके परिणाम स्वरूप हम उपलब्धि प्राप्त करते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय योजना को उचित आधार प्रदान करना। ठीक है, जो भी आपकी राष्ट्रीय योजनाएं हैं उसको उचित आधार प्रदान करना, इसके लिए इसका उद्देश्य होता है। फिर आपका उद्देश्य होता है प्रजातांत्रिक स्वरूप में योजना को विकसित करना। और चौथा है आपका संस्था का बहुमुखी विकास तथा प्रगति करना। मतलब संस्था, जो भी संस्था है उसका अच्छे से विकास और प्रगति के लिए हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, ये उसका उद्देश्य है आपका नियोजन का, संस्थागत नियोजन के उद्देश्य हैं। अब देखिए विद्यालय प्रबंधन क्या होता है। वो तो प्रबंधन था, आपने पूरे मतलब कि सबको इकट्ठा मान के देखा। अब अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, जैसे विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में हमको मेन यही पढ़ना है, विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में आपको प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, तो विद्यालय के प्रबंधन का अर्थ पहले देखेंगे। तो विद्यालय प्रबंधन का संबंध मुख्य रूप से विद्यालय के प्रबंधन कमेटी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं उनके नेतृत्व में काम करने वाले अध्यापक, अन्य कर्मचारियों के साथ शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाली भौतिक सामग्री से होता है। कहने का मतलब होता है इसमें कि जो विद्यालय प्रबंधन होता है इसमें आपके कौन कौन आ जाते हैं, विद्यालय प्रबंधन में आपके प्रबंधन कमेटी आ जाता है, फिर प्रधानाध्यापक आ जाते हैं, और
ये इनको हेल्प करने के लिए अध्यापक होते हैं, फिर अन्य कर्मचारी होते हैं, जिसके साथ क्या कहता है जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा को अच्छे से चलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका विद्यालय प्रबंधन होता है। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं। विद्यालय में हम प्रबंधन क्यों करते हैं, तो इसकी विशेषताएं हैं। पहला, विद्यालय प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है। ठीक है, और दूसरा, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा, इसका संबंध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम प्रयोग से है। ठीक है, इसलिए हम प्रबंधन बनाते हैं कि जो भी आपके भौतिक संसाधन है या मानवीय है, उनका उपयोग अच्छे से कर सके शिक्षा व्यवस्था में। और फोर्थ है आपका, यह मानवीय पक्षों के विकास पर विशेष बल देता है। मानवीय पक्ष में जो बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल में, उनका सर्वांगीण विकास के लिए आपका बल देता है। अब देखते हैं विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, ये विशेषताएं हमने पढ़ा। अब देखते हैं उद्देश्य के बारे में। विद्यालय प्रबंधन का क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है उसका। तो पहला ये कि अध्ययन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना। जो विद्यालय प्रबंधन होता है क्या करता है, जो भी आपके स्टडी कराए जाते हैं स्कूल्स में, तो उसको उचित वातावरण का निर्माण करता है आपका विद्यालय प्रबंधन, सो दैट आपका अच्छे से पढ़ाई हो सके। दूसरा है आपका शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। जो भी आपके स्कूल में शिक्षक होते हैं और आपके अदर कर्मचारी होते हैं, उनके बीच आत्मविश्वास का भाव पैदा करना। और थर्ड है प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना। रिसर्च के लिए भी अनुसंधान मतलब रिसर्च के लिए भी आप अवसर प्रदान करते हैं और प्रयोग के लिए। फोर्थ है मानवीय तथा भौतिक साधनों का उचित उपयोग। ठीक है, भौतिक साधनों मतलब कि आपके जैसे कि शौचालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, आपके जो भी स्कूल में बिल्डिंग हो गई, उनका समुचित उपयोग करने से है। नेक्स्ट, निरंतर मूल्यांकन को प्रभावी बनाता है। शिक्षा में निरंतर मूल्यांकन से पता चलता है कि बच्चों ने क्या आपके अर्जन किया है, क्या आपके उनके अंदर क्या कमियां हैं, जिसको देख कर हम सुधार सकते हैं। तो मूल्यांकन करने में भी हेल्प करता है। 6 है स्कूल संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन तथा नियोजन। जो भी स्कूल से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं या जो भी काम है, उसका संचालन करता है। ठीक है, और आपका संयोजन करता है। ये उद्देश्य है आपका विद्यालय प्रबंधन का। और ये देखते हैं विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या है विद्यालय प्रबंधन का। तो पहला ये देखिए, सतत प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का महत्व है। मतलब ये जो प्रबंधन होता है सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है आपकी। सतत मतलब होता है लगातार। नेक्स्ट, प्रबंधन सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देता है। सामूहिक लक्ष्य मतलब इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जो साथ मिलके आपके प्रबंधन का कार्य करते हैं। तीसरा है मानवीय संबंधों में सहायता। मतलब जो भी आपके मानवीय संबंध हैं, जो भी स्कूल में जो भी लोग हैं, आपके टीचर हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, आपके अन्य कर्मचारी हो गए, बच्चे हो गए, उनके भी संबंध स्थापित करने में सहायता करता है आपका। नेक्स्ट है आपका समाज के विकास में सहायक होगा। ठीक है, जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे से तो उनके अंदर जो सामाजिक विकास होगा अच्छे से होगा। नेक्स्ट है कार्य को संगठित करने में सहायक। जो भी आपके कार्य होते हैं विद्यालय से संबंधित, ठीक है, उनको संचालन करने के लिए आपका इसका महत्व है। अब देखते हैं विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र। मतलब कि जो विद्यालय प्रबंधन है उसका क्या क्या क्षेत्र है, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, उसका काम क्या है। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि उसका क्षेत्र क्या है, कार्य क्षेत्र का क्या है, क्या क्या वो काम करता है। तो आइए देखते हैं। कह रहा विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत ऐसी सभी शैक्षिक परियोजना आती है जो लोकतांत्रिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे कि जो भी स्कूल में आपकी जो भी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं, सबका संचालन आपका क्या करता है, विद्यालय प्रबंधन करता है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है। जैसे इनका क्या क्या क्षेत्र हो सकता है जानते हैं। इनके क्षेत्र को निम्न रूपों में स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय। मतलब शिक्षक जो भी शिक्षक वर्ग हैं उनका क्या कार्य है,
उनको यही बताते हैं क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है। दूसरा है छात्रों का वर्गीकरण एवं सामूहिकरण, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जो भी बच्चे होते हैं उनका सामूहिकरण और वर्गीकरण। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रिया कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन। जो भी स्कूल में आपके पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसका संचालन या उसका संगठन भी इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन। जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है आपका और जो कार्य हैं अलग अलग किसको क्या करना है, जो भी आपके विद्यालय से संबंधित चीज़ें हैं वो सब यही बताते हैं। और पांचवा है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, विद्यालय का पूरा मैनेजमेंट देखना, ठीक है, उनको संतुलन बनाए रखना, उसमें अनुशासन बनाए रखना, ये कार्य होता है आपके, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन का। फिर ये होता है छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। फिर होता है विद्यालय के कार्यालय की देखभाल करना, ठीक है, जो भी कार्य हो रहे हैं विद्यालय में उनको देखभाल करना। फिर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, उपलब्धि मतलब बच्चों ने क्या क्या कहाँ तक सीखा है, ठीक है, उसको उसका मूल्यांकन करना, ये सब इनका कार्य होता है, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन का। अब इनकी प्रक्रिया क्या है, ये क्या क्या करते हैं, कैसे मतलब ये करते हैं, ठीक है, जो विद्यालय प्रबंधन होता है अपना कार्य कैसे करता है उसके बारे में बात हो रही है। तो विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया है। तो विद्यालय प्रबंधन के निम्न तत्व हैं, मतलब क्या करता है वो, पहली बात योजना बनाता है, ठीक है, किसी भी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, सो दैट हमारा जो काम हो अच्छे से हो जाए, ठीक है, बिना रुकावट के या बिना बाधा के। तो पहले तो योजना होता है, तो क्या होता है इसके अंतर्गत प्रारंभ से लेकर अंत तक जितने भी कार्य किए जाते हैं उनकी विस्तार पूर्वक एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। योजना का लक्ष्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कह रहा है जो भी आप लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो योजना के अंतर्गत स्पष्ट होनी चाहिए, और ये इसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं आपकी जो आप लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, ठीक है, योजना बनाते हैं तो। दूसरा ये संगठन, इसमें क्या है, विद्यालय के उचित वातावरण के लिए पर्याप्त सामग्री को व्यवस्थित रूप से संगठित करना। जो भी आप लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो उसमें जो भी आपकी सामग्री लगेगी उसको क्या करेंगे, पर्याप्त रूप से व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। और संगठन के संबंधित दो प्रकार की व्यवस्थाएं आती है संगठन में। पहला है आपका मानवीय व्यवहार व्यवस्थाएं और दूसरा है आपका भौतिक व्यवस्थाएं। जैसे आप स्कूल में जाएंगे तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं आपकी, मानवीय व्यवस्था, ये पूछा है क्वेश्चन, और भौतिक व्यवस्था है। तो मानवीय व्यवस्था में आपके जैसे कि मानव से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, शिक्षक के बारे में, शिक्षक का नियोजन हो जाएगा, तो शिक्षक की जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताना, फिर छात्र के बारे में हो जाएगा, ठीक है। फिर छात्र, फिर कक्षाएं में जो भी आपके विद्यार्थी हैं और कर्मचारी ये सब आते हैं, ठीक है, मानवीय मतलब मानव लोग आएंगे। इसमें भौतिक व्यवस्था में आपका भौतिक चीज़ें आएंगी, जो आपके निर्जीव चीज़ें आ जाएंगी मान सकते हैं, जैसे इमारत हो गया, फर्नीचर में चेयर वगैरह, टेबल चेयर, पुस्तकालय आपके आ गया, और आदि आते हैं। तो भौतिक व्यवस्था एक होता है, एक मानवीय व्यवस्था होता है। मानवीय व्यवस्था में सब आपके जो भी टीचर्स होते हैं, कर्मचारी हैं, उनकी व्यवस्था करना। भौतिक व्यवस्था में तो इमारत हो गया आपका, बिल्डिंग, फर्नीचर की व्यवस्था करना, पुस्तकालय की व्यवस्था करना, तो ये आते हैं आपके व्यवस्थाएं में, ठीक है। अब है बजट मतलब कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत होती है, तो कितनी बजट है, क्या करनी है, उसके बारे में निर्णय लेना। तो क्या है, आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय को आर्थिक पक्ष पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। मतलब ये सब पक्ष हैं जो आपके विद्यालय प्रबंधन करता है, तो उसमें एक बजट भी आता है, क्योंकि काम करने में पैसा तो चाहिए, तो पैसे के बारे में जो आपकी प्रबंधन होता है ये करना। नेक्स्ट है आपका स्टाफ की नियुक्ति करना। स्टाफ में जो भी आपके टीचर्स हो गए हैं, आपके अदर कर्मचारी हो गए हैं, तो स्टाफ की नियुक्ति विद्यालय तथा विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। मतलब जितने शिक्षार्थी हैं उसके अनुसार होना चाहिए, ये नहीं कि शिक्षार्थी ज़्यादा हैं टीचर कम हो, या शिक्षार्थी बहुत कम है टीचर ज़्यादा हो जाएं, तो ये देख के स्टाफ की नियुक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं उनके बारे में आपको रिकॉर्ड और रिपोर्ट रखनी चाहिए। तो क्या करते हैं इसमें देखते हैं,
सब कार्यों का रजिस्टर बनाए तथा उसमें प्रतिदिन के कार्यों का रिकॉर्ड रखकर उसकी गंभीरता से जांच करें। मतलब जो भी आपके डेली एक्टिविटी होती है स्कूल में, सभी बच्चों का आप क्या करें, रिकॉर्ड बनाएं, जो चीज़ें हो रही हैं, फिर उसका जांच करें। वर्ष की समाप्ति पर इन कार्यों की रिपोर्ट भी देनी होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी की उपलब्धि, दंड, पुरस्कार आदि भी रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। मतलब कि साल के अंत में बच्चे ने क्या अचीव किया है, उसकी सारी चीज़ें होती हैं, उसने क्या उपलब्धि किया है, फिर उसको क्या दंड मिला है, या फिर उसको क्या प्राइज या पुरस्कार मिला है, साल के अंत में बताया जाता है। ठीक है, तो ये भी काम आपके शैक्षिक प्रबंधन में आता है। नेक्स्ट है आपका तालमेल। तालमेल मतलब जो भी आपके स्कूल के विद्यालय के जो भी चीज़ें हैं उनके बीच समन्वय स्थापित होना चाहिए। ठीक है, तो साधारण शब्दों में तालमेल से अभिप्राय संगठन से संबंधित सभी तत्वों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने से है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है नियंत्रण। मतलब संपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया का निरीक्षण एवं नियंत्रण कहलाता है। निरीक्षण जो भी आप देख रेख कर रहे हैं चीज़ों को, संपूर्ण जो भी आपकी प्रशासनिक प्रक्रिया है इसको विद्यालय की, उसका निरीक्षण आपका नियंत्रण कहलाता है, आपके देख रेख में होता है। दिशा निर्देश मतलब कि आपके जो भी स्कूल से संबंधित आपके टीचर्स हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, या आपके अदर कर्मचारी हो गए, उनको दिशा निर्देश किया जाता है इनके द्वारा। और लास्ट में आपका मूल्यांकन, कि हमने कितना चीज़ें अचीव किया, उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था उसकी प्राप्ति हम कर पाए हैं कि नहीं, ये जानना आपका मूल्यांकन कहलाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। मूल्यांकन के द्वारा इस बात का पता चलता है कि हमने अपने लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, साथ ही साथ उस कार्य के दोषों का भी ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन होता है जो लास्ट स्टेज होता है आपका। अब आता है आपका भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। भौतिक संसाधन में आपको पता है कि पुस्तकालय आ जाएगा, आपका बिल्डिंग आ जाएगा, चेयर आ जाएगा, विद्यालय का स्थान कहाँ बनाना है, ये सब चीज़ें आती हैं। भौतिक संसाधन का प्रबंधन कैसे करेंगे, प्रबंधन मतलब व्यवस्था। ठीक है, तो जो भी भौतिक संसाधन है उसका व्यवस्था, इसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं आपके भौतिक संसाधन में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपके कि भौतिक संसाधन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहला तो आपका आता है विद्यालय भवन। ठीक है, ये क्या है, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। मतलब विद्यालय भवन ऐसा होना चाहिए जो आपके ऐसे वातावरण बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर सके। अब विद्यालय का स्थान मतलब विद्यालय कहाँ बनाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो विद्यालय भवन की स्थापना ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ का वातावरण शुद्ध, शांत, स्वच्छ होना चाहिए ताकि विद्यार्थी के स्वच्छ पर दूषित प्रभाव न पड़े। मतलब कि आप एकदम शहर में भी नहीं बना सकते हैं विद्यालय, क्योंकि वहाँ शोर वगैरह आता है। एकदम आप दूर भी नहीं बना सकते हैं जिसके बच्चों को वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, और ऐसी जगह बनाइए जहाँ शांति हो आपका, कि स्वच्छता हो वहाँ पे और शुद्ध वातावरण हो। ठीक है, वहाँ बनाना चाहिए। और क्या कह रहा है इसमें, विद्यालय नगर से बाहर स्थित होना चाहिए। मतलब नगर मतलब सिटी में नहीं बनानी चाहिए, सिटी में बहुत शोर वोर होता है, व्हीकल आपकी गाड़ी जितने भी होते हैं, वाहन होते हैं, उनकी आवाज़ आती है, जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो वहाँ आपके नगर में नहीं बनाने चाहिए, नगर से बाहर बनाना चाहिए। और क्या कह रहा है, विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ से सूर्य का प्रकाश कक्षा में आ सके। मतलब विद्यालय को ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ से जो सूर्य का प्रकाश हो मिल सके बच्चों को। और नेक्स्ट है आपका विद्यालय भवन का निर्माण। इसको कैसे मतलब विद्यालय कैसे बनवाएं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है आपका छात्रों के स्वास्थ्य, विकास एवं मनोरंजन के लिए एक खेल का मैदान भी होना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। मतलब कि जो भी स्कूल बनवाएं उसमें आपका उसमें प्ले ग्राउंड होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए। और दूसरा है भवन की दीवारें ईंट पत्थर की होनी चाहिए, जो आपकी दीवारें बनाए मिट्टी की ना हो, ईंट या पत्थर की हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम से कम 40 छात्र आराम से बैठ सके, कक्षा का आकार इतना बड़ा होना चाहिए। मतलब कि क्लास आपकी ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, मैक्सिमम आपके 40 बच्चे बैठ सके उसमें, इतनी बड़ी क्लास होनी चाहिए।
नेक्स्ट है आपका मुख्य प्रवेश द्वार कम से कम 2 होनी चाहिए, मतलब कि आप स्कूल में प्रवेश करें तो 2 गेट होने चाहिए आपके। और नेक्स्ट है साइकिल स्टैंड पे जल तथा कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब जो बच्चे साइकिल से आते हैं उनके लिए स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए, सो दैट वो वहाँ पे साइकिल खड़ा कर सके। और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए पीने के लिए। फिर कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, कि कैंटीन की व्यवस्था इसलिए कि बच्चे बाहर की चीज़ें ना खा सके जिससे वो बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, आपके जो भी स्कूल बनवाए उसमें आपके ज़्यादा मतलब प्रकाश आ सके, इस प्रकार बनवाएं। और नेक्स्ट है आपका विद्यालय भवन का स्वरूप, मतलब विद्यालय भवन का स्वरूप मतलब कि अ, उसकी डिजाइन क्या होनी चाहिए विद्यालय क्या, ठीक है, किस प्रकार बनाना चाहिए। तो इसमें पहला है आपका विद्यालय भवन का स्वरूप में मध्यवर्ती केंद्रीय हाल वाले विद्यालय भवन। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, विद्यालय कैसे बनाते हैं। ये देखिए मध्यवर्ती हाल वाला विद्यालय भवन इसको कहते हैं, इसको बस जान जाइए, ये एग्जाम में पूछेगा नहीं वैसे। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका प्रधान आचार्य का कक्ष होता है, कार्यालय का होता है, यहाँ हॉल होता है, ठीक है, यहाँ कक्षा कक्षा कक्ष होता है। तो ये सब देखिए यहाँ पे आपके ये फील्ड होता है, और इसके किनारे किनारे सब आपके क्लास होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपके कार्य करने वाले लोग हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, बाकी बच्चे का क्लास यहाँ पे होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती हाल वाला विद्यालय। और दूसरा है आपका विद्यालय में इसका मंडपकार भवन, ठीक है, मंडपकार भवन ये एक ही में है, मंडपकार भवन। तो इसमें क्या होता है, ये आपका यहाँ से गेट होता है, ठीक है, एंट्री के लिए। और ये यहाँ से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं बच्चों की, ये सब क्लास होते हैं बच्चों के, ठीक है। ये मंडपकार विद्यालय का है। अब देखिए आंतरिक विद्यालय, ये विद्यालय है आंतरिक जिसको हम कहते हैं भवन। इसमें देखिए आपका ये पूरा ये बरामदा होता है, मतलब खाली प्लेस होता है, आपके खाली जगह होते हैं, और यहाँ से प्रवेश करने के लिए जगह होता है आपका। ये देखिए एक मिनट, हाँ, ये देखिए ये आपका सब खाली जगह होता है जिसको बरामदा कहते हैं हम। और ये आपका प्रवेश के लिए एंटर करते हैं इधर से हम, और इधर से भी करते हैं, दो तरफ से हम एंटर कर सकते हैं स्कूल में। और ये आपका यहाँ भी है एंटर करने का, और आपका यहाँ भी है। और ये क्या कहते हैं, ये आपका खेल का मैदान होता है आपका, ये खेल का मैदान होता है, ये आपका हॉल होता है। और यहाँ पे आपकी कक्षाएं होती हैं, ये सब कक्षाएं हैं आपकी, ये जो दी गई है, ये आपका पुस्तकालय है यहाँ पे फिर कक्षाएं हैं, यहाँ कक्षाएं, यहाँ कक्षाएं, ये कक्षाएं सब है। ये शिक्षक कक्ष होता है यहाँ पे प्रधानाचार्य का होता है, ठीक है। ये कार्यालय होता है यहाँ पे, फिर यहाँ कक्षाएं, यहाँ पे आपका प्रयोगशाला होता है, ठीक है। तो ये आपका आंतरिक प्रांगण वाला भवन है ये, ठीक है। अब एक होता है ई आकार भवन, ये दिखाया गया है ई आकार भवन। इसमें क्या होता है, ये आपका खाली प्लेस होता है, बरामदा जिसको कहते हैं, ये आपका हॉल होता है, ये आपका खाली प्लेस है, इसको बरामदा कहते हैं, ये भी आपका बरामदा होता है। ये सब आपकी कक्षाएं होती हैं यहाँ पे, ये भी आपका खाली जगह होता है बरामदा, ये आपका बरामदा होता है, ये कक्षाएं आपकी होती हैं। और यहाँ पे आपका पुस्तकालय होता है, यहाँ कार्यालय होता है, या प्रधानाचार्य का होता है, यहाँ शिक्षक कक्ष होता है, ठीक है। तो इसको हम ई आकार भवन कहते हैं। तो ये स्कूल का मैप है कि स्कूल कैसा बनना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपका विद्यालय भवन की साज सज्जा, मतलब कि विद्यालय में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे वो आपके आकर्षित दिखें। तो क्या होता है, विद्यालय भवन के चारों ओर सुंदर झाड़ियां लगाना, बागीचे में हरी घास लगाना, इसे फूलों की क्यार या गमले लताओं एवं पेड़ों को सजाना, जिससे बच्चों को अच्छा फील हो सके, ठीक है, और सुंदर दिख सके आपका विद्यालय, आकर्षक हो। नेक्स्ट है कक्षों में सुंदर चित्र नक्शे एवं कलाकृतियां बनाना।
जो क्लास होते हैं बच्चों के, उसमें भी सुंदर चित्र बनाई जाती हैं। अब आता है शैक्षिक उपकरण। शैक्षिक उपकरण मतलब कि जिसके मदद से हम शिक्षण कार्य करते हैं, क्या क्या हमको टीचिंग में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं। तो पहला आपका हो गया मानचित्र, ठीक है। दूसरा मॉडल, फिर चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, श्यामपट्ट हो गया। ये शैक्षिक उपकरण हैं जिसके मदद से हम टीचिंग कराते हैं, शिक्षण कराते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो, और इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें कर लिया है, और जो चीज़ें बची हैं नेक्स्ट वीडियो में आएंगी आपकी। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आपको सब नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए, आपका जो है DLED स्टडी क्लासेस, ठीक है। ओके, थैंक यू।